ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दस्तक कहाँ है? दस्तक का वहां कौन रखा है? चलिए, हम लोगों को आज से पढ़ना था। हमने कहा था कि आज से हम लोग अपना कोर्स सिलेबस शुरू करेंगे। यस सर। और आज से हम लोगों को पढ़ना है आपके सिलेबस का जो पहला चैप्टर है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक स्थिति। ठीक है, हम लोगों को आज से शुरू करना है छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक स्थिति। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक स्थिति को ठीक से समझने के लिए ये मैप आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। इसमें से कितने लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि ये भारत का नक्शा है? बताइए, हाथ उठाइए। इसमें से हाथ मैंने कैसे कहा था उठाने के लिए? अगर उठाना है तो पूरा हाथ। तुम भारत का नक्शा नहीं मान रही हो इसे? हाँ, अच्छा, तुम दोनों में से तुम्हारा बेटा क्या मानना है कि भारत का नक्शा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। दो चीज होगी ना, या तो भारत का नक्शा होगा या भारत का नक्शा नहीं होगा। इसके अलावा भी कोई तीसरी चीज है क्या? तो ये भारत का नक्शा है कि नहीं, क्या मानते हैं? है सर? है। तो जब मैं कह रहा हूं तो हाथ क्यों नहीं उठाया सर? हाँ, चलिए, ये भारत का ही नक्शा है। लेकिन आज के भारत के नक्शे और इस भारत के नक्शे में कुछ अंतर है। ठीक है, आज जो आप भारत का नक्शा देखते हैं वो 1947 के बाद का भारत है। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947, यानी कि आपके देश का स्वतंत्रता दिवस बस 4-5 दिन में आने वाला है। और 75 साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए। तो हम लोग उस 75वें वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हम नहीं, पूरा भारत बड़े धूमधाम से मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से संबोधित करके हम इस महोत्सव को, इस उत्सव को उत्सव पूर्वक मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेजों से आजाद हुआ। भारत की यह स्वतंत्रता भारत को बहुत महंगी पड़ी थी। और आप में से शायद कुछ लोग जानते हो कि जिस दिन भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके ठीक एक दिन पहले भारत खंडित हो चुका था। यानी कि भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। यानी कि ये भारत और पाकिस्तान कभी एक ही देश हुआ करते थे, भारत का ही अंग हुआ करते थे। ये पाकिस्तान जो आपको 1947 में बना, ये इसके पहले भारत का ही अंग हुआ करता था। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इसके कुछ समय पहले अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वो भी भारत का अंग हुआ करता था। भारत के, आप लोगों ने अगर भारत का नक्शा ठीक से देखा होगा, भारत एशिया महाद्वीप में है, आप सभी लोग जानते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो छोटे छोटे देश हैं द्वीपों के रूप में, कंबोडिया है, वियतनाम है, जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सारे देश कभी भारत का अंग हुआ करते थे, भारतीय संस्कृति का अंग हुआ करते थे। समय समय पर धीरे धीरे ये सारे देश भारत से अलग हो गए। अलग अलग परिस्थितियों में ये सारे देश, नेपाल भारत का हिस्सा हुआ करता था, भूटान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तिब्बत भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे हमारे वैदिक ग्रंथों में इलांचल कहा गया है। तिब्बत का जो क्षेत्र है
वो ईलांचल यानी कि ईला, मनु की जो पुत्री है ईला, उनका निवास बताया गया था। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा का सारा क्षेत्र एक समय ऐसा था जब भारत का ही अंग था। और जिस समय यह सारा का सारा क्षेत्र भारत का अंग था, उसी समय का नक्शा ये है। ठीक है, ये नक्शा आप देखेंगे। इस नक्शे में यहां के बाद से, ये कश्मीर है, कश्मीर के बाद से इधर के जो भी हिस्से हैं, वर्तमान समय में वो कौन सा हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, वो पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ इस नक्शे में, इस नक्शे के अंतर्गत दिखाया गया है, यानी कि वो क्षेत्र भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये मान के चलिए कि हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखला जहाँ से शुरू होती है, यानी कि अफगानिस्तान का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसे हम बामियान क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वहां से और यहाँ तक का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, कभी वो एक छत्र भारतवर्ष कहलाता था। समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों के कारण ये अलग अलग देश भारत से टूटकर अलग देश के रूप में स्थापित हो गए या बन गए। ठीक है, लेकिन हम लोग जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग किस समय का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 600 ईसा पूर्व का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अब से 75 साल पहले, 600 की बात छोड़ दीजिए, अब से 75 साल पहले पाकिस्तान हमारे देश का, तो सोचिए 600 ईसा पूर्व तक भारत का प्रसार है। अभी धीरे धीरे आएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसे थी। हमने आपको इसके पहले ये बता चुका था क्लास के माध्यम से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, ये जीवन कैसे विकसित हुआ, जल से जीवन थल पे आया, थल पे फिर अलग अलग प्रजाति के जानवर बने, और उन्हीं विकास क्रम में, जीवों के इसी विकास क्रम में प्राइमेट्स आए, वानर आए, और इन्हीं वानरों से क्रमबद्ध रूप से हमारा विकास हुआ। और होमो सेपियंस यानी कि जिस अवस्था में हम खड़े हैं आज, मानव की कई प्रजातियां हमने आपको बताई थी। हम किस प्रजाति से संबंधित हैं? वर्तमान मानव मनुष्य की किस प्रजाति से संबंधित है? होमो सेपियंस। इंटर में जो लोग साइंस पढ़े होंगे, बायो वगैरह पढ़े होंगे, वो जानते होंगे कि आज का जो मानव है वो किस प्रजाति का मानव है? होमो सेपियंस। और ये होमो सेपियंस अब से कुछ लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया, और धीरे धीरे उस मानव ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए। एक जगह बसना प्रारंभ किया, उसे शिकार का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे उसे घर बनाने का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे उसे कृषि का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे उसे पशुपालन का ज्ञान हुआ। ये सारी बातें बताई गई थी क्लास में कि कैसे कैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता गया, और अपने इस विकसित होते हुए मस्तिष्क के आधार पर वो मानव धीरे धीरे अपना भौतिक विकास करना प्रारंभ किया। और हम लोग आ चुके थे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मानव वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में राजनैतिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे नगरों की स्थापना करने लगा था। ठीक है, और नगरों की इसी स्थापना के दौर में ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र आप देख रहे हैं, प्राकृतिक रूप से भारत को वैसे तो कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन एक सामान्य जानकारी हम सभी को होनी चाहिए कि प्राकृतिक रूप से भारत के दो हिस्से हैं, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत कैसे है, ये भी एक बार जानिए। भारत के लगभग ये बीचों बीच, ये देखिए, अगर नक्शा आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो लिखा है विंध्य पर्वत श्रृंखला, यानी कि ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र है। विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। वो कुछ पढ़े हैं कि नहीं आप? वो वगैरह कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं भी पढ़े हों तो जिस देश में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र विशेष में हम रहते हैं, उस देश अथवा क्षेत्र विशेष की सामान्य भौगोलिक समझ हमें होनी चाहिए। आप अपने
अपने घर के भूगोल को अगर नहीं समझेंगे तो सीढ़ी पे से उतर के मर जाएंगे। आपके घर का भूगोल तो आपको अच्छे से याद होगा कि किस दिशा में जाएंगे तो बेडरूम में घुसेंगे, किस दिशा में अपने घर में अपने आंगन से किस दिशा में जाएंगे तो रसोई घर में घुसेंगे। भूगोल हमें क्या बताता है? दिशा, दूरी, जलवायु, परिस्थिति, यही तो भूगोल हमें बताता है। तो हम अपने घर के भूगोल के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ लें। हम लोग जब तक हाई स्कूल इंटर में थे तब तक के लिए ये इतना भूगोल पर्याप्त था, लेकिन अब आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो थोड़ा भूगोल में आगे बढ़िए। अब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उस देश की भौगोलिक संरचना, उस देश की जलवायु, उस देश की परिस्थिति इत्यादि को भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो भूगोल की जानकारी रखना अनिवार्य है, क्योंकि बिना भूगोल की जानकारी रखे आप इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मैं अगर कहूं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक राजा हुआ, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक राजा हुआ जिसका नाम अजातशत्रु था, और उस अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य को विस्तृत करते हुए मालवा के क्षेत्र को, मगध के क्षेत्र को, अवंती के क्षेत्र को, सौराष्ट्र के क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। अब आपको मालूम है नहीं कि सौराष्ट्र मतलब क्या, अवंती मतलब क्या, मालवा मतलब क्या और मगध मतलब क्या, तो आप कैसे जान पाएंगे कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है? जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। चलिए इन नामों का नया नाम मैं आपको बताऊं। सौराष्ट्र मतलब गुजरात, अवंती और मालवा का मतलब पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, मगध का मतलब पूरा का पूरा बिहार, यही था ना। अब आप क्या बता सकते हैं कि उस अजातशत्रु का साम्राज्य इस नक्शे में कितना बड़ा है? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि इस नक्शे में गुजरात कहां है? बताइए। भारत का नक्शा कभी आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। बताइए गुजरात कहाँ है? आइए बताइए गुजरात कहाँ है? बहुत सही, ये हिस्सा आपका गुजरात, ठीक है, बहुत सही। तुम खड़ी, हाँ आगे आओ। तुम राजस्थान बताओ। राजस्थान में हाँ देखिए के बताओ। वैसे नहीं मालूम, वैसे नहीं मालूम। जाओ आप आइए, आप बताइए जम्मू कश्मीर कहाँ है? चलिए जम्मू कश्मीर कहाँ? हाँ नहीं, शाबाश, बैठ। आप आना चाहेंगे? हाँ? आप आना चाहेंगे? कोई एक राज्य जानते हैं? भारत का कोई एक राज्य बताना चाहेंगे? तुम कुछ कह रहे हो? यहाँ पे था गायब हो गया है, पहुंची तो हो यहाँ पर, लेकिन जम्मू कश्मीर बेटा ये, ठीक है, ठीक। ये आप लोगों की स्थिति है। आप लोग क्या इतिहास पढ़ेंगे? जैसे मैं रोज सोचता हूँ कि आज आप लोगों का कोर सिलेबस शुरू किया जाए, लेकिन कोर सिलेबस शुरू करने के पहले जो एक सामान्य समझ होनी चाहिए, इतिहास पढ़ने के पहले भूगोल की जो एक सामान्य समझ होनी चाहिए, अगर वही आपके पास नहीं है तो आप इतिहास पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहला काम आप लोग करिए, और वो काम आज से करिए। आप लोग ऊपर चले जाइए। ऊपर मतलब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे आप लोग ऊपर चले जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग घर सो जाइए। आप लोग इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे जाइए, जहां बैठे हैं इसी तरफ। यहाँ आप लोगों ने एडमिशन अपना कराया होगा सीता सभागार में जाकर के, तो सीता सभागार के एक तरफ यानी कि जहां आप बैठे हैं इसी के ठीक ऊपर भूगोल की प्रयोगशाला है, और ठीक उस तरफ मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, बीच में गैलरी है ना। गैलरी पे कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि क्या है? नहीं।
अरे एक तरफ पूरे संसार का मैप लगा हुआ है, एक तरफ भारत का मैप लगा हुआ है। आज से आप लोग जरा वहां पे जाइए खाली घंटियों में, भारत का नक्शा देखिए, उसमें हर राज्य की सिचुएशन, हर राज्य का लोकेशन लिखा हुआ है। भारत का नक्शा बना हुआ होगा, जहां जम्मू कश्मीर राज्य है वहां जम्मू कश्मीर लिखा होगा, जहां केरल है वहां केरल लिखा होगा। तो इससे होगा क्या कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, एक भौगोलिक आइडिया आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये काम कब से करना है? आज। विश्व का नक्शा मत देखिए, अभी बहुत ज्यादा विश्व से मतलब मत रखिए, पहले भारत के बारे में तो जान लीजिए। तो भारत का नक्शा देखिए और बार बार देखिए। जब भी कॉलेज में घूमते घामते आप लोग टहलते हैं, एक बार उधर जाइए, क्योंकि एक बार देख करके रटने से होगा नहीं। बार बार जब आप उस नक्शे को देखेंगे, उस नक्शे में राज्यों की भौगोलिक स्थिति को बार बार आप देखेंगे, तब आपको याद होगा कि भारत का कौन सा राज्य भारत के नक्शे में कहां है। और जब तक ये नहीं आपको याद होगा, तब तक आप इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ाने को क्लास में खड़ा होकर कोई भी शिक्षक पढ़ा देगा, बैठकर सुनने के लिए कोई भी सुन लेगा, लेकिन एक बेस जो बनना है आपका, वो बेस नहीं बन पाएगा। इसलिए ये काम आज से करना प्रारंभ करिए। कल से हम स्टेंसिल मैप ले आएंगे। आज ये मैप लाए, हमको लगा कि आप लोग भूगोल के बारे में कुछ जानते होंगे, लेकिन आप लोग सुनने बड़ा सन्नाटा है। इतने बड़े हो गए बेवकूफों, तुम लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि भारत में कितने राज्य हैं? जरा कोई बताए। हाँ, इस समय 28। कब तक पुराना डाटा लेके घूमो? किसमें चला गया? खड़ी। भारत के किन्हीं 5 राज्यों के नाम बताओ। हाँ, जम्मू कश्मीर एक ही है। हाँ, ज्यादा राज्य मालूम है तुमको, लेकिन ये राज्य कहाँ है ये नहीं मालूम। उड़ीसा कहाँ है जरा बताओ। उड़ीसा गलत बता रहे। तुम बेटा उठो जरा, तुम उठो और लाइब्रेरी देख रहे हो। लाइब्रेरी के सामने एक क्लासरूम है, वो टीचर, वहाँ पे एक शिक्षक है, वो एक नक्शा लेके गए हैं, वो मैप जरा जल्दी से मांग के लेके आओ, तुरंत जाओ, तब तक हम रुके हुए हैं, जल्दी जाओ। ये स्थिति अगर आप लोग की रहेगी तब तो बड़ी दुखदायी स्थिति है भाई। ये उम्मीद आप लोगों से नहीं था कि आप लोग इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कुछ पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं घर जाके? घर जाके कितने लोग पढ़ते हैं जरा बताइए, ईमानदारी से बताइए। तुम लोग क्या काम करता है? घर पे गाय बैल जाते हैं, भैंस खिलाना होता है, हैं? घर का सारा जिम्मेदारी, चौका बर्तन चूल्हा कपड़ा लत्ता सब तुम लोग को देखना होता है। तो करती क्या हो तुम लोग? भैंस खिलाना नहीं है, घर का काम करना नहीं है, तो समय बच रहा है तो पढ़ाई तो करो, वो भी नहीं करना है, तो समय कैसे पास होता है तुम लोगों का? आप लोग एक काम करिए, आप लोग 5 रुपया खर्च करिए, ठीक है? स्टेशनरी की दुकान पे जाइए और उससे कहिए कि भैया हमको भारत का नक्शा चाहिए। छोटा छोटा, वो इतना बड़ा बड़ा नक्शा रखे रहते हैं, तो 50 पैसे में या 1 रुपये में देते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो 10 पैसे में मिलता था,
हो सकता है 50 पैसे या 1 रुपए में मिलता होगा। भारत का नक्शा उससे मांगिए, कहिए वो वाला नक्शा जिसमें सभी राज्य दिखाए गए हैं, ठीक है। वो 5-5 शीट आप लोग लेके आइए कल, ठीक है। कल सभी लोग वो 5-5 नक्शा लेके आइए और उस नक्शे में मैं आपको राज्यों की स्थिति बताऊंगा, उसको एक बार अपने हाथ से भरिए और याद करिए कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। बिना भूगोल का ध्यान रखे, बिना भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान रखे आप किसी राजा के साम्राज्य विस्तार को कैसे समझेंगे? अब ये नक्शा तो आप मानेंगे ना कि भारत क्या है, आज इसमें भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ये नक्शा दिख रहा है। अब कोई जरा उठे और बताए आंध्र प्रदेश कहां। इसमें तो सारे राज्य बने हुए हैं ना, साफ साफ और स्पष्ट बने हुए हैं ना। कोई उठे और बताए कि आंध्र प्रदेश कहां। या तेलंगाना की बात तुम कर रही थी ना, चलो इधर बताओ जरा तेलंगाना कहां। ध्यान दीजिए, आज एक बार नक्शा देख लीजिए। ये नंबर 1 क्या है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये नंबर 2 क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक कश्मीर से सटा हुआ। हिमाचल प्रदेश के नीचे आइए, ये नंबर 3 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2001 में इसे एक नया राज्य बना दिया गया उत्तराखंड के नाम से, ठीक है। इसी के बगल में ये देखिए 4, ये क्या है? हरियाणा, ठीक है। इसी के बगल में ये देखिए 5 क्या है? पंजाब। देखिए पंजाब की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है, ये पाक है, पाकिस्तान, ठीक है। इसके नीचे आइए 6 राजस्थान, बहुत सही। बगल में आइए 7 उत्तर प्रदेश, जहां के आप रहने वाले हैं। 6 के बाद 7 के बाद ये देखिए क्या है? वो बंद करो जल्दी करो, तोड़ दो, वहां स्टॉपर लगा हुआ है वो नहीं हटा पाओगे, ठीक है। ये देखिए 8, ये क्या है? गुजरात, ऊपर कम करो। इसके बगल में ये देखिए क्या है? 9 मध्य प्रदेश। 9 के बगल में ये देखिए क्या है? 10 छत्तीसगढ़। ये हिस्सा भी पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए 11 बिहार, बिहार के नीचे ये 12 झारखंड, छत्तीसगढ़ भी यहाँ बोलिए। ये झारखंड भी पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस बिहार को भी 2 भागों में विभाजित करके उत्तर को कर दिया गया बिहार और दक्षिण को कर दिया गया झारखंड, ठीक है। इसके बाद ये 13 पश्चिम बंगाल, ये 14 सिक्किम, ये 15 मेघालय, ये 16 असम, ये 17 अरुणाचल प्रदेश, ये 18 मणिपुर,
ये 19 मिजोरम, ये 20 त्रिपुरा, ठीक है, 21 उड़ीसा, 22 महाराष्ट्र, 23 आंध्र प्रदेश, 24 तेलंगाना, 25 कर्नाटक, यहां बगल में देखिए छोटा सा है, 26 गोवा, 27 तमिलनाडु और ये 28 केरल। सिंपल सा है, बस एक बार जहां जिसका नाम लिया गया है उस पोजीशन को ध्यान से सोचिए। और मैं जो कह रहा हूं ना, 5 नक्शा ले आइए, एक मैं भरवाऊंगा, दूसरा आप देख के भरेंगे और बाकी 3 जो बचे हुए हैं वो अपनी याददाश्त के आधार पर कौन सा राज्य सर ने कहां बताया था उसको भरेंगे। जब तक ये भौगोलिक स्थिति आपको क्लियर नहीं होती है तब तक इतिहास, खास तौर से राजनीतिक इतिहास, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं कहूं कि एक राजा था बिंबिसार और उसका साम्राज्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात तक फैला हुआ था। अब अगर आपको ये राज्य भारत के नक्शे में कहां है ये नहीं मालूम है तो आप उसके साम्राज्य विस्तार को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको राज्य मालूम है कि उसका राज्य संपूर्ण बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ था, ये उसके साम्राज्य की सीमा होगी। ये देखिए कितना बड़ा साम्राज्य है, हो गई ना। और पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको यही पढ़ना है, राजा और उसका साम्राज्य। इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि हमें भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहां है ये मुंह पे हो, मुंजबानी हो। जैसे पूछा जाए केरल कहां है, फटाक से दिमाग में आए कि केरल तो दक्षिण भारत का अंतिम राज्य है, ये होगा। जैसे ही पूछा जाए कि गुजरात कहां है, तुरंत याद आए कि गुजरात भारत के पश्चिमी समुद्र से सटा हुआ एक राज्य है, ये है गुजरात। यहां से अरब सागर आना शुरू होता है, ठीक है। जैसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश बीचों बीच है, तुरंत आपके ध्यान, आपके दिमाग में नाम लेते ही भौगोलिक स्थिति उस राज्य की आनी चाहिए, तब अच्छे से इतिहास आपको समझ में आएगा। चेहरा देखकर आप लोगों का लग रहा है कि आज की क्लास के बाद ज्यादातर लोग प्राचीन इतिहास छोड़ देंगे, ठीक है। मुश्किलों से घबराकर भागना नहीं चाहिए। जितना भागेंगे, आप लोगों को कुत्ता कभी दौड़ाया है? आप जितना भागते हैं कुत्ता उतना ही दौड़ाता है। दौड़ते दौड़ते एक सेकंड के लिए रुक जाइए, कुत्ता दौड़ाना बंद कर देगा, बल्कि कुत्ते की तरफ घूम जाइए, कुत्ता पीछे भागना शुरू कर देगा। तो मुश्किलों से घबराकर जितना भागेंगे, मुश्किलें आपको उतना ही दौड़ाएंगी। एक जगह रुकिए, पलट कर मुश्किलों की तरफ देखिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, मुश्किलें भाग जाएंगी, आपको सारी चीज आ जाएगी। इसलिए प्रयास करना शुरू करिए। अब तक की पढ़ाई में आप लोगों ने क्या किया उससे हमारा मतलब नहीं, लेकिन जो भी किया बड़ा खराब किया है। वो भले आप लोग अपना सर्टिफिकेट दिखा दें कि मैं इंटर में 75% पा गई, मैं इंटर में 80% पा गया, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, तो आपकी सारी डिग्रियां बेकार हैं। ठीक वैसे ही जैसे कितने भी संस्कारी आप क्यों ना हो जाएं, अगर आपके घर पर मेहमान आने के बाद उन मेहमानों का यथोचित सम्मान आप नहीं करते हैं, पैर नहीं छूते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, तो आपका सारा संस्कार बेकार है। इसलिए गड्ढे बहुत हैं आप लोगों की पढ़ाई में। अब तक जो पढ़ के आप लोग आए हैं वो बड़े गड्ढे युक्त पढ़ाई पढ़े हैं आप लोग, ठीक से पढ़े नहीं है। क्लास का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसे भारत के 28 राज्यों के नाम मालूम हो। और ये विडंबना है कि ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट आप हो गए हैं और आपको भारत के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो बेसिक जानकारी आपको नहीं।
इसलिए कल से हम लोग प्रयास करें कि ऐसी स्थिति ना आए। थोड़ा बहुत पढ़िए घर पे। पढ़ाई की बात आती ही आप लोग क्यों इतना नर्वस हो जाते हैं? अभी कहीं मामा को वहाँ घूमने जाना रहे तो मन में उत्साह आ जाएगा। अब वही हम कह रहे हैं कि कुछ चैप्टर पढ़ लीजिए तो एकदम रुआसे हैं आप लोग। बिना पढ़े यहाँ नकल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पता नहीं इंटर आप लोग नकल मार के पास किए हैं कि कैसे पास किए हैं हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन नकल के भरोसे मत रहिएगा। यहाँ पर आप ऐसे झांक भी नहीं पाएंगे अगल बगल एग्जाम्स में, इसलिए पढ़िए, ठीक है? चलिए आइए थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए शताब्दी संबोध के संदर्भ में, तो शुरू भी हो गया है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आप भारत की स्थिति देख रहे हैं वो विकेंद्रीकृत स्थिति है। विकेंद्रीकृत मतलब भारत अनेक छोटे छोटे नगरों में, जनपदों में विभाजित। पूरा उत्तर भारत, हम उत्तर और दक्षिण भारत में ये सब शुरू किए थे भगवान आपको समझाना। विंध्य पर्वतमाला के जो उत्तर का क्षेत्र है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उत्तर भारत, ठीक है? और इसी विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो कहलाता है दक्षिण भारत। यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो भारत उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित है। उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित है। हम जिस कालखंड का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, वो उत्तर भारत के संदर्भ में है। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में यह पूरा उत्तर भारत जो था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों में, छोटे छोटे नगर राज्यों में, छोटे छोटे महाजनपदों में विभाजित था। और ऐसे 16 महाजनपदों के बारे में हमें अपने साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात होता है। बौद्ध धर्म का एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक पुस्तक है, इस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, किताब का नाम है। और इस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में ऐसे 16 महाजनपदों की सूची, ऐसे 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विद्यमान थे। यानी कि ये पूरा उत्तर भारत जो आप देख रहे हैं, ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में 16 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, ठीक है? अब इन 16 राज्यों के विषय में हमें पढ़ना है। इनमें से समय है, ये 16 राज्य कौन कौन से थे? नोट करिए, नोट करिए। काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्र, कुरु, चेद, पांचाल, अश्मक, वत्स, मत्स्य, शूरसेन, गांधार, कंबोज, अवन, अश्मक, ठीक है? ये अश्मक 2 बार लिखे हैं। कौन सा छूट रहा है? ये कौन सा छूट रहा है भाई?
ठीक है। ये 16 राज्य हैं, ये 16 महाजनपद हैं, राज्य नहीं। ये 16 क्या है? महाजनपद। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये पूरा उत्तर भारत इन 16 छोटे छोटे महाजनपदों में विभाजित था। ये पूरे उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो 16 महाजनपदों में विभाजित एक विघटनकारी राजनीतिक स्थिति है। ठीक है। जैसे वर्तमान समय में आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उसी तरह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने राज्य थे? 16। और इन राज्यों को क्या कहा जाता था? महाजनपद। ठीक है। अब इन महाजनपदों के विषय में, इनकी राजनीतिक स्थिति के विषय में हम लोग कल से पढ़ेंगे कि काशी महाजनपद कहाँ पे था। यहाँ कहीं होगा ना काशी महाजनपद। कौशल महाजनपद कहाँ पे था? अंग महाजनपद कहाँ पे था? वर्तमान समय में कौन सा ऐसा जगह है जहां प्राचीन काल में अंग महाजनपद था? भाई जगह तो आज भी बची हुई, ऐसा थोड़ी है कि काशी कौशल मगध ये महाजनपद खत्म हो गए तो वो पूरा जगह खत्म हो गया। अरे जमीन तो बची होगी ना। ठीक है। तो उसके विषय में हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज इन 16 महाजनपदों के विषय में जान लीजिए, नाम इनका जान लीजिए, इनका नाम याद कर लीजिए। कल से विस्तार पूर्वक इन महाजनपदों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे।